के नतीजे कुछ चीज बहुत साफ बता रहे हैं। वो ये कि जाति टूटी नहीं है, डीएनए कार्ड चला नहीं है, स्पेशल पैकेज चला नहीं है, जंगल राज जैसा जुमला चला नहीं है, चारा चोर जैसा जुमला चला नहीं है। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, एनके सिंह, अनुज गुप्ता हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं राजनीति प्रसाद, जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति प्रसाद जी, जबरदस्त आरजेडी का पॉलिटिकल रिवाइवल है, इसका श्रेय किसे देते हैं? इसका श्रेय जनता को है भैया, इसका श्रेय जनता को। और जनता ने बहुत बढ़िया काम किया। नरेंद्र मोदी जी का कोई भी बात सुना ही नहीं, हवा हवाई कर दिया। दीपक, आरजेडी नंबर 1 पार्टी है, जब कैबिनेट फॉर्म होगी आर्म ट्विस्टिंग जनता को श्रेय जाता है, जनता को नहीं। मुझे लगता है कि लालू सरकार को स्मूथ चलने देंगे, इतनी जल्दी वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि लालू के पास भी कोई विकल्प नहीं है। उनको अभी 5-7 साल का वक्त चाहिए, जब वो अपने बेटे बेटियों को राजनीति के लिए तैयार कर दें और एक स्मूथ ट्रांजिशन की स्थिति में वो ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि लालू किसी भी तरह की दिक्कत शुरुआती दौर में नीतीश कुमार के लिए पैदा करेंगे। लेकिन मुकेश नायक जी, यहां पे मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, सबसे बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। ऐसे क्या हालात बन गए कि आपको नंबर 3 का पार्टनर होकर चुनाव लड़ना पड़ा बिहार में? भले से आपको 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। बात है आज का चुनाव, और ये आज के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को ज्यादा ताकत देने से देश के लोग डरने लगे हैं। जिस तरह से जिन मुद्दों पर, जिन विचारों के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो अच्छा नहीं लगा। और देश में इस बीच में जिस प्रकार की बेचैनी, अराजकता और अशांति पनप रही थी, वो भी देश की जनता को अच्छा नहीं लगा। आप ये सोचिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि अगर बिहार में नीतीश कुमार जीते तो फटाके पाकिस्तान में फूटेंगे। और आज बिहार में जो 200 रुपए किलो दाल खा रहे हैं, 20,000 रुपए क्विंटल दाल खा रहे हैं, उनके घर पर फटाके फूट रहे हैं। बिहार में पिछले 8 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मनरेगा की मजदूरी 8 महीने से खातों में नहीं गई है। यानी केंद्र शासन के द्वारा पोषित जितनी भी आर्थिक योजनाएं थी, सब ठप्प पड़ी हुई है। और इन पूरे 1.5 सालों में मोदी जी की जो परफॉर्मेंस रही है, उनके नेताओं की जो बयानबाजी रही है, उनका दम और जो अहंकार रहा है, वो उसके खिलाफ मतदान हुआ है बिहार में। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, देखिए बिहार में हमारी केवल इतनी भूमिका थी कि हम बीजेपी को रोकें और कांग्रेस विचारधारा का जो ट्रेडिशनल वोट है वो महागठबंधन के साथ जोड़ दें, और उसमें हम सफल रहे हैं। और कांग्रेस ने तुलनात्मक दृष्टि से बिहार में अच्छा किया है, अच्छा किया है बिहार ने। लेकिन आपको नहीं लगता नीतीश कुमार एक वो स्पेस ले लेंगे जो टू बी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए 2019 के लिए तैयार होगी? और ऐसे में कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। और ये स्पेस जो पॉलिटिकल अपोजिशन का था, जो बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ था, वो अपोजिशन का, खास करके राहुल गांधी के कंडक्ट की वजह से मेन ऑकेजन्स पे नहीं आते थे, वो जो वाइड क्रिएट हुआ था अपोजिशन का, वो स्पेस नीतीश कुमार अब भर सकते हैं। और उन्हीं ग्राउंड्स पे भरेंगे जिन पे नरेंद्र मोदी का इमरजेंस है। वो भी डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं, गुड डेवलपर के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी चीजें नीतीश कुमार के साथ भी है, और उसके साथ एक सेकुलर इमेज भी है। तो ये मेरे ख्याल से बेटर है। शायद हम लोगों ने लालू को एनालिसिस करने में पिछले 10-20 सालों में कहीं कोई बड़ी गलती की है। लालू का जंगल राज जिसे हम समझ रहे थे, शायद वो अपर कास्ट एंगर था जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे। वरना क्या वजह है कि 2014 के चुनाव में, जिसमें दुनिया जानती है कि लालू यादव का एक पैर जेल में है, इसके बावजूद लालू यादव को 20% वोट मिलते हैं, 20.5%, जबकि बीजेपी को सिर्फ 29% वोट मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां जो इमरजेंस हो रहा है लालू यादव का, वो एक बैकवर्ड कंसोलिडेशन का, सोशल जस्टिस फोर्सेस का, इन सब का मैनिफेस्टेशन है। ये ध्यान रखना होगा कि लालू, और जिस तरह सीट के एडजस्टमेंट पे लालू ने मैच्योरिटी दिखाई, दोनों ने, हम लोग को लगता था इसी बात पे टूट जाएगी ये पार्टी, ये गठबंधन, लेकिन वो भी नहीं हुआ। गठबंधन चला, सोशल होमोजेनिटी भी रही, और इतनी मैच्योरिटी के साथ ये सीटों का गठबंधन हुआ, उतनी बीजेपी में नहीं दिखाई दी। बीजेपी में झगड़े होने लगे, आरके सिंह कुछ और कह रहे, बाकी कुछ और कह रहे। तो इसका सीधा मतलब था कि बहुत मैच्योरिटी से लालू यादव ने इसको हैंडल किया, नीतीश कुमार ने भी। तो आने वाले दिनों में यह शक होना कि बड़े कैसे चलेगी, लालू प्रेशराइज करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुझे लगता है कि ये ऐसी स्थिति बनेगी नहीं।
ठीक है, हम ये भी समझने की आगे कोशिश करेंगे, छोटे इस ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आगे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिजल्ट के बाद बिहार की राजनीति के क्या कुछ मिथक भी टूटे हैं। मिथक जैसे कुछ लोग अपने आप को दलितों के ठेकेदार कहते थे, कुछ महादलितों के ठेकेदार कहते थे, क्या इस ठेकेदारी का, राजनीतिक ठेकेदारी का मिथक भी टूटा है? ये बात आगे बढ़ेगी। एक छोटे इस ब्रेक के बाद प्रकाश पांडे के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि नीतीश कुमार इस वक्त क्या कर रहे हैं। फिर से एक बार नीतीश कुमार, यही है बिहार की आज की तस्वीर और तासीर राजनीति की। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नतीजों पर मंथन के लिए अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है। बैठक में राजनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में अमित शाह हर पर बयान देंगे। औपचारिक तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नतीजों पर मंथन के लिए अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है। यह समझा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो तिरहुत सारण हो, चाहे कोसी सीमांचल हो, चाहे मिथिलांचल हो, यहां से इतनी ज्यादा निराशा आखिरकार क्यों एनडीए को हाथ लगी है? बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कहां पर कमी रह गई? मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आरजेडी के स्पोक्स पर्सन राजनीति प्रसाद हैं। अभी बीजेपी के भी प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया और एनके सिंह, अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। राजनीति प्रसाद जी, नीतीश को तो फोन कर दिया, नरेंद्र मोदी ने बधाई दे दी, लालू जी को भी फोन किया या नहीं किया? क्योंकि लालू जी ने कहा था ना कि छठी का दूध याद दिला देंगे मोदी को। अब वो तो नरेंद्र मोदी और लालू जी जाने किनको कौन फोन किया। अब ये हम तो, आप जो बोल रहे हैं वही सुना मैंने कौन फोन किया किसको हमको मालूम नहीं। अच्छा ठीक है राजनीति जी, मालूम पड़ जाएगा कि किससे बात की प्रधानमंत्री ने। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार को तो जरूर टेलीफोन करके बधाई दी है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा जुड़ गए हैं। सुदेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नतीजे हैं पार्टी के लिए कितना बड़ा धक्का है, कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, आपके साथ दीपक जी भी बैठे हुए हैं, उन्हें पता है, वो काफी सालों से कवर करते रहे हैं कि हार और जीत चुनाव में होता ही है और एक पक्ष को हारना ही था। जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जीतता है सारा टेक अवे उसके लिए हो जाता है। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, लेकिन ये इतना कर देना सही नहीं होगा। अभी वो बधाई के पात्र हैं, बहुत मेहनत उन लोगों, चुनाव में होता ही है और एक पक्ष को हारना ही था। जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जीतता है सारा टेक अवे उसके लिए हो जाता है। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, लेकिन ये इतना कर देना सही नहीं होगा। अभी वो बधाई के पात्र हैं, बहुत मेहनत उन लोगों ने किया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व तो उनके कंधों पर है, क्योंकि हमने विकास को फाइनली बिहार का एजेंडा बना दिया है। जो भी सरकार वहां बनेगी उसको विकास के मुद्दे पर ही तौला जाएगा और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, इशू की विक्ट्री है, आम जनता की विक्ट्री है। ये हार का जिम्मेदार कौन है सुदेश जी? देखिए, जिम्मेदार तो सब है ना। आपको पता है कि बीजेपी जैसी पार्टी में जब जीतते हैं तो कभी किसी ने नहीं बोला कि हमारे कारण जीता। कार्यकर्ता के कारण जीतता है, कार्यकर्ता के कारण हारता है। कहीं हमारे संदेश जो थे लोगों तक पहुंच नहीं पाए, हम वहां विफल रहे हैं। ये तो एक फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने नेगेटिव कैंपेन से हमारे पॉजिटिव कैंपेन को कम कर दिया, हावी रहे, और यही बताता है, रिजल्ट भी यही बता रहा है। लेकिन जीतना दूसरी बात है, आप जीते भले ही किसी एजेंडा पर हो, लेकिन अगर बिहार में विकास हो पाता है, उस एजेंडे पर काम करते हैं, तो बीजेपी का रोल वहां पर आपको दिखने को मिलेगा। बीजेपी का रोल देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या होगा, सरकार में क्या होगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या दूरगामी परिणाम होंगे भारतीय राजनीति के अंदर, इसका ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुदेश, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल जाएगा? देखिए, विपक्ष को लगेगा कि विपक्ष मजबूत हुई है, लेकिन अगर आप देखें दीपक, तो एक तरफ जो थर्ड फ्रंट जिसको हम लोग बोलते थे पहले, तो थर्ड फ्रंट शायद एकजुट हो। और वही जो कांग्रेस मुक्त भारत की हम बात करते हैं, कांग्रेस का वजूद खत्म होना ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी और लालू जी कांग्रेस को अपने कंधों में बहुत देर तक ढोएंगे। अगला उत्तर प्रदेश होना है, वहां भी कांग्रेस का सफाया होना है। तो इस हिसाब से आप देखें तो एक जो थर्ड फ्रंट फोर्सेस है वो कोशिश करेगी मिले, एक आइडियोलॉजी बनाए और हमें एक जबरदस्त अपोजिशन के रूप में काम करे। हमारा जबरदस्त अपोजिशन के रूप में काम करे अपोजिशन। अब कितने दूरगामी परिणाम होंगे भारतीय राजनीति पर इसके? अनुज जी, जो सबसे इमीडिएट कंसर्न होगा वो कंसर्न होगा पार्लियामेंट। क्या आपको लगता है कि असहिष्णुता के मुद्दे की भेंट चढ़ जाएगा पार्लियामेंट सेशन, जिस तरह का माहौल देश में बन गया है? दीपक जी, पिछले 15 दिनों से कांग्रेस के अंदर से ये संकेत निकलते रहे और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस उसके बाद काफी आक्रामक हुई। जो राष्ट्रपति
भवन तक जो मार्च हुआ वो उसके बाद हुआ, जो सूचना मुझे मिलने लगी थी। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आगामी सत्र भी बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जीएसटी को अभी बजट सेशन तक के लिए तो टलना ही होगा। लेकिन मुझे जो आगे की राजनीति में क्या बदलाव होगा, जब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार चेहरा बन करके उभरेंगे भाजपा विरोधी मोर्चे के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद भारत की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर असली मंडलीकरण अब यहां से शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 2019 के चुनाव के लिए होगा और दूसरी तरफ यदि नीतीश कुमार जी का चेहरा होता है तो दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिए इससे सुनहरा अवसर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एनके सिंह जी, दो और चीजें हैं जिस पर नजर डालना बेहद जरूरी है। कहा यह जा रहा था कि बिहार के सहारे ही राज्यसभा में मजबूती पाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। इस कोशिश को कितना बड़ा धक्का लगा और आगे 2017 में यूपी के जो चुनाव है, यूपी चुनाव की जो तैयारियां हैं और उन तैयारियों में बीजेपी की जो है उनमें कितना बड़ा धक्का लगा है? देखिए, एक बात तो साफ है कि 2019 तक राज्यसभा में इनको बहुत कुछ मिलने नहीं जा रहा है और इनकी जो कंपोजिशन है वो इनके अगेंस्ट ही रहेगा। ये बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। 19 तक तो ये कंफर्म है। लिहाजा जो इस तरह के विकास है सिर्फ आप सहमति से कर सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके आप कभी कभी आप देखें कई हॉस्टिलिटीज होती है और तब ये लगता है कि अरे ये तो स्टेट का सब्जेक्ट था, इस पे क्यों बोल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सहमति हो नहीं पाएगी और ये दिक्कतें पार्लियामेंट में रहेंगी। दूसरा जो आपने कहा है यूपी का चुनाव, देखिए कितना ग्रेडेड ये रेस्पॉन्स है जनता का। जनता ने 2014 के इलेक्शन में 31% वोट देके 282 सीटें देके बीजेपी को लाई। अचानक आप देखें कि कुछ राज्यों में जहां पे कमजोर थे अब अपोजिशन, वहां पे बीजेपी जीती भी, तब भी जनता ने इंडोर्स किया, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। और अब जब दिल्ली हारे, बात आप पूरी करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आपको जानकर के हैरानी होगी कि नागपुर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पटाखे छोड़ रही है। नागपुर से संकेत क्या मिलते हैं ये भी हमें पता है। पहले हम ये बयान सुन लेते हैं। नहीं, आप थोड़ी देर नहीं रहेंगे, हम बोर हो रहे हैं। नहीं, हम जो आज महागठबंधन को इतनी बड़ी जीत यहां पर बिहार में हासिल हुई है। आज बिहार को सारे देश ने देखा कि कोई भी इतिहास अगर भारत में आज इतिहास का परिवर्तन अगर कैसे हुआ है, राजकारण के माध्यम से बोलिए, समाजकारण के माध्यम से, वो बिहार से हुआ है। और ये आज जो मोदी की जो लहर है, ये मोदी की लहर कब की खत्म हो गई थी, लेकिन आज बिहार की जनता ने सारे देशवासियों को दिखा दिया कि ये मोदी सिर्फ फोकनार मोदी है। और इसीलिए नागपुर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता संघ के मुख्यालय के सामने आज जल्लोष कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। संघ मुख्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े दिनों बाद मौका मिला है कांग्रेस को। 2.5 साल बाद अप्रैल 2013 में कर्नाटक के चुनाव के बाद अब पहली बार उनको पटाखे फोड़ने, रंग अबीर लगाने का मौका मिला है, मिठाइयां बांटने का मौका मिला है। तो मुकेश नायक जी के पास चलते हैं। मुकेश नायक जी, जो बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है नेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर, क्या नीतीश कुमार एक सर्वमान्य चॉइस हो जाएंगे 2019 के पीएम को, और क्या कांग्रेस उनको इंडोर्स करेगी? देखिए, ये तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में अभी आज कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इस पर निर्भर करेगा कि बिहार में हमारा गठबंधन कितने अच्छे से काम करता है और कितना जनोन्मुखी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये दो भागों में बटी हुई देश की राजनीति है। देखिए, हम जहां जहां जिन राज्यों में हम अपोजिशन पार्टी के रूप में हैं, हमने ये तय किया है वहां पर हम जनता के बीच में, भले पार्लियामेंट में हमारा बहुमत ना हो, लेकिन जनता के बीच में आंदोलन के रूप में मुद्दे उठाने के प्रश्न पर विचार बहने की प्रक्रिया में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम करेंगे, ताकि हम भविष्य में वहां विकल्प बन सके। हम अगर देखिए, दो तरह से कोई भी राजनीतिक दल विकल्प बनता है, या तो विधानसभा के अंदर वो मुख्य विपक्षी दल हो या जनता के बीच में मुख्य विपक्षी दल हो। जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में जनता के बीच में काम करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में हम सब्स्टिट्यूट बन सके। विकल्प पहली पसंद क्यों? बहुत बड़े परिवर्तन होंगे कांग्रेस में। जी, आपने कहा कि बिहार में एक विकल्प, कांग्रेस एक जमाने में पहली पसंद हुआ करती थी, आज की तारीख में विकल्प की आप बात कर रहे हैं, पहली पसंद क्यों नहीं? देखिए, 1990 के बाद बिहार में धीरे धीरे कांग्रेस की सीटें कम होती चली गईं। उसका कारण था क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर, क्षेत्रीय असुरक्षा को लेकर और क्षेत्रीय सवालों को लेकर एक अच्छे विकल्प बने, अच्छे राजनीतिक दल बने, उनके पास नेतृत्व थे।
स्थानीय नेतृत्व थे, इसके कारण। और दूसरा, हमने जिन जिन राज्यों में हमने बड़े दल होने के नाते क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किए, वहां पर धीरे धीरे हम कमजोर होते चले गए। बिहार उसमें आज एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है बिहार में। तो हम ये चाहते थे कि बिहार की धरती से एक संदेश उठे पूरे देश की जनता के बीच में, मिलजुल कर काम करने का, एक समृद्ध विविधता को स्वीकार करने का, सहिष्णुता का, और एक धर्मनिरपेक्ष भारत का, जिसमें विकास के लिए, सांस लेने के लिए सबको शांतिपूर्ण अवसर हो। केवल हम इस दिशा में काम कर रहे थे और मुझे लगता है कि कांग्रेस की भूमिका से हम संतुष्ट हैं। चलिए, कांग्रेस की भूमिका से संतुष्ट, लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, क्योंकि आगे की जो राजनीति दिख रही है वो मिलीजुली राजनीति दिखाई दे रही है। और ऐसे में कांग्रेस का एकला चलो रे का जो पुराना उनका नारा था, उसको लेकर पार्टी को अपनी रणनीति कहीं ना कहीं बदलनी होगी। और ये देखना होगा कि एक बड़ा गठबंधन कैसे बन सकता है पूरे देश के अंदर, अगर उन्हें मोदी को पीछे रखना है या प्रधानमंत्री और सरकार पर हमले तेज रखना है। एनके सिंह साहब, यहां पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि अब आगे क्या, आपको क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? आप याद कीजिए दीपक जी, जब मोदी जी शपथ लिए थे, उसके बाद अचानक घूमते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीएमओ के एक फ्लोर पे चले गए जहां पे क्लरिकल स्टाफ बैठता था। वहां गंदा कप देख के उन्होंने कहा कि ये कप गंदा क्यों है, और पूरे देश में वाहवाही हुई कि देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर यहां तक परिवर्तन करने जा रहा है। तो हम देश की जनता इतनी रिसीव करती है कि आप जरा सा जेस्चर दिखाएं, वो आपको सर आंखों में उठा लेती है। अभी भी आपके पास टाइम है, 1.5 साल बीता है, 3.5 साल आपके पास है। अगर आप कुछ बेहतर इससे कर सके और इफेक्टिवली जनता में ये मैसेज जाए कि नहीं साहब, आरआर कंट्रोल करना सरकार का कर्तव्य था। और देखिए, कॉलर पकड़ के उद्योगपतियों से, ये जो होल्डर्स है, इनसे आपने आरआर की दाल बाहर मंगवाई और 40 रुपए या 140 रुपए कर दिया या 100 रुपए कर दिया। इतने ही से आप चुनाव जीत जाएंगे। जनता बहुत खुश हो जाती है छोटे छोटे आपके कदमों से। लेकिन अगर आप 1.5 साल के बाद ये एहसास नहीं हो रहा है और आप एक शुतुरमुर्गी अप्रोच ले रहे हैं, जो कि आइडियोलॉजिकल पार्टी की प्रॉब्लम है, सीपीएम की भी यही प्रॉब्लम थी। आज जिस तरह से स्पोक्समैन बेजन आउट करते हैं एक गलती को लगातार उसको छुपाने के लिए, उसमें जनता में मैसेज नहीं जाता। तो मुझे लगता है यूपी चुनाव में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर 71 सीटें पा सकते हैं लोकसभा में तो कम से कम जीत भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये 1.5 साल का आपको रिव्यू कीजिए, आगे का कोर्स डिसाइड कीजिए, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपने गलतियां कहां कहां की हैं। दीपक, क्या एनके सिंह ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ताली पीट करके पैकेज का ऐलान कर देना, ताली पीट करके डीएनए की बात कर देना, ताली पीट करके शैतान की बात कर देने भर से काम नहीं चलता? एक आम जनता को रोटी चाहिए, एक आम जनता को दाल चाहिए, सस्ती सब्जी चाहिए, रोजगार चाहिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेंजिबल टर्म्स में आपको कुछ करना होगा ना। आप दाल, वही मैं कह रहा हूं कि आप ताली ना बजाइए, आप टेंजिबल टर्म्स में दाल कितना इजी है ये कंट्रोल करना। आपके पास 18.5 मिलियन टन दाल पैदा होता है, अब की साल भी हुआ था, सिर्फ 4% कम हुआ था। आप उसको इंपोर्ट से पूरा कर सकते थे। इसका मतलब है होल्डर्स ने ये रखा है। क्या केंद्र सरकार के पास लॉ भी है, आप उसको कर भी सकते हैं। कुछ हद तक आपने किया भी, 1 लाख टन निकलवाया एक दिन में। तो इसका मतलब है कि कहीं कैजुअलनेस है। और गौ मांस वगैरह आप कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, 3.5 साल का ही तो काम है, रोक दीजिए। उसके बाद ये इश्यूज विचारात्मक इशू है, इसको बाद में देख लीजिएगा। पहले आप इसको डिलीवरी के लेवल पे आइए। नीतीश कुमार ने यही किया, डायरेक्ट डिलीवरी मोड में गए, साइकिलें बांटी, सड़कें बनवाई, इतने ही से 10 साल हो गया और उसके बाद तीसरा टर्म मिल रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप डिलीवरी करें, जनता डिलीवरी चाहती है। बिल्कुल। अब यहां मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं राशिद, आज की तारीख में जनता डिलीवरी मांगती है कि आप क्या दे रहे हैं, और आपका टाइम टू टाइम रिव्यू करती है। अब वो माहौल नहीं बचा कि 5 साल के बाद चुनाव होंगे तो 5 साल में 4 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी। अब जनता जो है पीरियोडिकल रिव्यू मांगती है, और वही रिव्यू हमको दिल्ली के इलेक्शंस में भी दिखाई दिया, बिहार के इलेक्शन में हफ्ते मांगती है। मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है कि एक पत्ता भी हिलता है तो मीडिया चिल्ला के बता देती है, देखो भाई पत्ता हिला है। लिहाजा जनता का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ा है, तर्क शक्ति बढ़ी है, इसलिए अब आपको हवाबाजी करके आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, जैसा कि दीपक भी कह रहे थे, एनके सिंह भी कह रहे थे, कि थंपिंग मेजॉरिटी का मतलब यह नहीं होता है कि आपको गारंटी मिल गई है और आप बिल्कुल एरोगेंट हो जाएं और ये समझ लें कि अगले 5 साल तक आपके पास शासन तो है, लेकिन डिलीवरी आपको देनी पड़ती है। और डिलीवरी के साथ साथ जनता रिव्यू भी करती है, आपको कसौटी पर भी रखती है, कसौटी पर रख करके तौलती है। और यही कसौटी अब जेडीयू और आरजेडी का भी इंतजार कर रही
रही है बिहार में, ये भी कहना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। लालू यादव ने बिहार के लिए कहा था कि डोंट कास्ट योर वोट योर कास्ट, और लगभग, और ये देखिए ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना की सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ भैया, बिहार में बाहर है मिस्टर कुमार, फिर एक बार है, ये नया पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में देखिए नीचे की तरफ किन किन की तस्वीर है, अमित शाह, उनके पीछे नरेंद्र मोदी, और साथ ही रामविलास पासवान भी पीछे नजर आ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी, और जीतन राम मांझी, यानी एनडीए गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। अब की बार नीतीश कुमार, मिस्टर कुमार, फिर एक बार ये पोस्टर लगाया गया, और ये देखिए, हाँ भैया बिहार में बाहर है, महागठबंधन को जीत की हार्दिक बधाई। यानी पटना की सड़क को पोस्टरों से पढ़ दिया गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ऊपर तस्वीर है, और नीचे नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू की तस्वीर लगाई गई है, और इसके जरिए संकेत और संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि प्रचंड बहुमत मिला है, और प्रचंड बहुमत बिहार की जनता की जीत है, ये कहने की कोशिश महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस की तरफ से। दीपक, एक बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। कहते हैं कि कई बार चुनाव कई मिथक तोड़ते हैं, चूंकि कहा यह जा रहा था हम के नेता की तरफ से यानी जीतन राम मांझी की तरफ से कि भैया महादलितों के मसीहा हम। चिराग पासवान को सुन लेते हैं, उसके बाद अपना सवाल आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं, लालू जी को बधाई देता हूं कि जो प्रदर्शन उनके गठबंधन ने किया, ईमानदारी की बात है। हम लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन करेगा, हम लोग मान के चल रहे थे कि हाँ हम लोग की फाइट है, नेक टू नेक रह सकता है मामला, पर इतना बेहतर महागठबंधन प्रदर्शन करेगा, हम लोग को भी इस बात की ईमानदारी से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, हम लोग को इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये उम्मीद रखता हूं, ये विश्वास करता हूं कि जनता ने जो विश्वास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे जताया है, बिहार की जनता ने जो जताया है, आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में वो उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। उनकी उम्मीदों को, बिहार वासियों की उम्मीदों को, मैं भी बिहारी हूं तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं पार्टी से हटके बात करूं तो हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे, ये विश्वास करता हूं। लेकिन कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है उनके पक्ष में गई और आप लोगों के लिए वो देखिए, अभी खैर बहुत ही जल्दी है, अभी तो खैर रुझानों के आधार पर ही अभी हम ये सारी बातें बोल रहे हैं, परिणाम तो स्पष्ट रूप से अभी तक आए भी नहीं है। बहुत जल्दी आकलन करना, देखिए हार जीत भी होती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, हार होती है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, और खासतौर पर एक ऐसे परिणाम जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, तो इसका आकलन करना आधे घंटे पौने घंटे में संभव नहीं है। बहुत से कारण रहे होंगे इसके, डेफिनेटली गलतियां हम लोगों से हुई हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां हम लोगों से नहीं हुई। चुनाव के दौरान भी हम लोगों को कभी ना कभी इस बात का एहसास हुआ था। रिविजिट हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी अपने इश्यूज को, अपनी प्रचार प्रसार जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे उसको हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी रिविजिट किया था। बट हाँ, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां जरूर हम लोगों से हुई होंगी और जिसपे हम लोगों को रिवर्क करने की जरूरत है। मोहन भागवत का जो बयान था उसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है इस चुनाव परिणाम पर। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि शायद उस बयान का ऐसा असर पड़ा होगा। मुझे लगता है कि जनता ने, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, विकास मुद्दा होना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद जेपी नेता रामविलास माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को सुन रहे थे आप, रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। उनका ये कहना था दीपक कि आरक्षण का जो बयान था मोहन भागवत का, वो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, उस मुद्दे की कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। जिस तरह से नीतीश और लालू ने इस मुद्दे को भुनाया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को बार बार सफाई देनी पड़ी है, जाहिर तौर पर ये मुद्दा एक चर्चा में था। देखिए, बड़ी गलतियां एनडीए ने ये की कि उन्होंने प्रचार को व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ रखा, जो नीतीश कुमार की छवि के बिल्कुल विपरीत है। पहले उन्होंने डीएनए वाले बयान को उठाया, बिहार की अस्मिता से जोड़ा। जब डीएनए वाला मुद्दा मरने लगा तो उनको आरक्षण जैसा बयान मिल गया, उसके चलते वहां पर एक नया डिस्कशन शुरू हो गया। तो ये ऐसी कई सारी बातें हैं राशिद, जो बताती है कि एनडीए का जो कैंपेन है वो अंत आते आते निगेटिव कैंपेन में तब्दील हो गया था, और उसके बदले नीतीश कुमार एक ही लाइन बोल रहे थे, वो
बड़े स्ट्रैटेजिकली पीएम और अमित शाह जी को जवाब दे रहे थे। जब पीएम की रैली होती थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, माफ कीजिएगा, जो रैलीज होती थी उनकी और जो भाषण होते थे, उसके तुरंत बाद वो आते थे, एक एक पॉइंट पर वो रिबटल करते थे प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन में भी नीतीश एक कदम आगे रहे हैं और जाहिर बात है उन्होंने सही कम्युनिकेट किया है। वही कारण है कि आज 158 सीटें उनको मिल रही है 243 में से। एनके सिंह जी, कई राजनीतिक ठेकेदार जो कहते हैं कि हम तो महादलित के मसीहा, हम तो कहते हैं हम दुशाद के मसीहा, क्या इनकी आशाओं पर भी बहुत ज्यादा बिजली गिरी है? नहीं, देखिए, एक बेसिक बात लोग नहीं समझ रहे थे कि किसने महादलित की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कार्व आउट किया। दलित कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, नीतीश ने एक कैटेगरी उन्होंने बनाई, तो नेचुरली वो एहसानमंद रहेगा। ये बात हम भूल जाते हैं और फिर समझते हैं कि नहीं मांझी को मिल जाएगा सारा का सारा। के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा क्योंकि मुझे बार बार ये कमांड आ रही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद ये कवरेज भी जारी है। एनके सिंह अपनी बात पूरी करेंगे ब्रेक के उस पार।